हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं QIP 983 का मैथ सेक्शन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप फुल्ली कंसंट्रेट होके और हाईली फोकस्ड होके इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। मस्ट वॉच है आपके लिए, है ना? तो शुरू करते हैं QIP 983 का पहला क्वेश्चन मैथ सेक्शन का। क्या कह रहा है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है -11, और एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है -12। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही है ना? ये फॉर्मूला होता है। अब आपको प्रश्न में गिवन क्या है ये देखेंगे। एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, इसकी वैल्यू लिख लेंगे आप। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे। और एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, इसकी ले लेंगे। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपने को निकालना है, बट अपने को एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है ना? इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फिर आप एक फॉर्मूला जानते हो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही है? तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लोगे, इसकी वैल्यू आपको पता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है। बट यहां से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप माइंड में अगर सेट करना चाहो, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाता है इस फॉर्म में? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड। और यहाँ पे आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -2xyz, और ऑलरेडी माइनस है, तो -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फॉर्मूले को भी सेट कर सकते हो, है ना? तो देखो, अब एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को? -12 दी हुई है ना? माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है, -12। तो -12 आप रखोगे तो 12 3 जा 36, तो ये +36 हो जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है ना? और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -11 दिया हुआ है, तो -11, 11 3 जा 33 प्लस हो जाएगा, तो +33। सही है यहां तक? तो ये आपका हो गया 37, 37 74, है ना? डबल करोगे तो 74, और यहाँ से अगर इसको निकालना है तो आप 74 माइनस 36, ये हो जाएगा 38। सही है ना? बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आप इस फॉर्मूले को जो है बिल्कुल माइंड में सेट कर लोगे, टाइम सेव हो जाएगा आपका। सही है? अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 9 डिजिट नंबर है, 9 डिजिट नंबर है आपका 9m
9m, ठीक है, 9m, ये m जो है अननोन है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और 2365, 2365, n48 है ना, n 48, 48 सही है। ये 9 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 88 से। 88 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 88 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि आप एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे अप्रोच करोगे, और आगे भी इस पे फोकस करेंगे। वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हैं एम और एन। तो अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आप n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, है ना। देखो सबसे पहले मान लो 8 से चेक करते हैं, है ना। 8 से चेक करने के लिए आप जानते हो कि लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 8 से लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती है तो पूरा का पूरा 9 डिजिट का नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल 8 का। बट एक चीज हमें लिमिट करती है कि n जो है नेचुरल नंबर है, इसलिए आप 048 नहीं ले सकते हो। 048 जो है हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्या है 148। क्या 148 डिवाइड हो जाएगा 8 से? नहीं। 8 बन जाए 8 और आपका 68 हो गया। 8 8 जा 64 होता है, नहीं, ठीक है ना। 248, तो 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8, इसका मतलब n इक्वल टू जो है n इक्वल टू हमें 2 मिल गया, ठीक है। n इक्वल टू अगर 2 मिल गया तो अब जो है हमारा नंबर क्या हो गया, n m 2 3 6 5, और n की जगह 2 रख देते हैं, 2 4 8। अब ये नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 11 से डिवाइड इसको करेंगे और वहीं से हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अब आप जानते हो कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मान लो ये 5 डिजिट का नंबर है ना, 3 2 5। तो आप जानते हो कि इसके ऑड जो है प्लेसेस हैं, विषम जो स्थान है और जो सम स्थान है, उन दोनों को जोड़ोगे। मान लो ये ए आता है, ये बी आता है, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपुल आना चाहिए, सही है ना। 11 का गुणज आना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, ये आपके ऑड प्लेसेस हैं। 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 जोड़ोगे, है ना। तो 9 प्लस 2 11, 6 17, 2 19 और 8 27 हो गया। और इधर से m प्लस 3, 3 प्लस 2 3 प्लस m प्लस 3 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे और 5 में 4 जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 4 9, और 9 और 3 12, ठीक है ना। तो -12 और -m, ठीक है। तो 27 माइनस 12 कितना हो गया अपना 15 माइनस m। तो m की ऐसी कौन सी वैल्यू लोगे कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो m इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 4, 4 लेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा, 0 आने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए m इक्वल टू 4 आ गया, n इक्वल टू 2 आ गया। हमें निकालना है m स्क्वायर n स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एसएससी का वायरल क्वेश्चन था, इसलिए बिल्कुल इसको माइंड में सेट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का आधार इज इंक्रीज्ड बाई 40%, 40% बढ़ जाता है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड, इसकी ऊंचाई को कितनी बढ़ाया जाए कि इसके एरिया में, इसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए, 60% का इंक्रीज हो जाए। तो कैसे अप्रोच करेंगे। ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आप जानते हो कि कोई अगर ट्रायंगल है और ये इसकी हाइट है, और ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है ना। ये आधार है और ये ऊंचाई है।
तो इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सही है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब इसको अप्रोच करते हैं। देखिए आपका एरिया जो है कह रहा है प्रश्न में कि 60% इंक्रीज हो जाता है। 60% का मतलब क्या होता है, 60% मतलब 3/5। तो इसका मतलब 5 से 8 हो जाएगा, है ना। 20% 1/5, तो 60% 3 टाइम्स 3/5। तो एरिया जो है 5 से 8 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और एरिया होता कितना है, एरिया जो है होता कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट। इससे हाफ से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है जब परसेंटेज की बात होती है, जब जब फ्रैक्शन की बात होती है ना। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू की को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया में इंक्रीज। अब जो है प्रश्न बोल रहा है कि इसके बेस में कितनी वृद्धि हुई है, 40% की। 40% की वृद्धि हुई है, मतलब 2/5 रेशियो है, तो 5 से 7 हो गया है ना। बेस जो है 5 से 7 हो गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि आप हाइट में, इसकी ऊंचाई में कितने कितने का इंक्रीज होगा ये निकालो। तो देखो अगर ऊंचाई निकालनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, है ना। डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर डिवाइड करोगे तो हाइट आ जाएगा। तो 5/5 1 और रेशियो 8/7, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8। तो अगर पहले 7 यूनिट ऊंचाई थी तो अभी कितनी हो गई, 8 यूनिट ऊंचाई हो गई। कितने की वृद्धि, एक पे, एक की किस पे, 7 पे। तो 100 पे कितना। और आप जानते हो इसका 1/7 क्या होता है, 14, 2/7%। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। The sides PQ and PR of triangle PQR are produced to points S and T। कोई ट्रायंगल है आपका, कोई ट्रायंगल है PQR, PQ और R, ठीक है, PQ और R, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि इसको जो है आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी, ठीक है ना। बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है ना। किसको, पहले पी को ध्यान से देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो प्रॉपर्टी लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू और पी आर, पी क्यू को रिस्पेक्टिवली का मतलब, क्रमशः का मतलब पी क्यू को एस तक और पी आर को टी तक। तो पी क्यू को जो है एस तक प्रोड्यूस करते हैं और पी आर को जो है टी तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये जो है अपना एस हो गया और ये जो है टी हो गया। सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एस क्यू आर, एस क्यू और आर, एस क्यू आर का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। और टी आर क्यू इसका बाइसेक्टर, ठीक है। मीट एट पॉइंट यू, ये कहां मीट करते हैं, पॉइंट यू पे, ठीक है। एंगल क्यू यू आर दिया हुआ है आपको, क्यू यू आर दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है कितनी, 69 डिग्री, ठीक है। और पूछ रहा है कि एंगल पी का मेजरमेंट बताइए, एंगल पी का मेजरमेंट बताइए, ठीक है ना। तो कैसे अप्रोच करेंगे, ये एंगल आपको पूछ रहा है, सही है ना। तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब इंटरनल बाइसेक्टर जो होते हैं ना, इंटरनल बाइसेक्टर अगर ये होता, अगर जो है ये वैल्यू आपसे पूछता, इंटरनल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं, इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस एंगल, जो भी ये एंगल है, एंगल P/2, ठीक है ना। और ये होता है हमारा एक्स सेंटर, जहां पे बाहर के जो बाइसेक्टर हैं, एक इंटरनल एंगल का था, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, बाह्य कोण का समद्विभाजक है। तो ये जहां मिलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 माइनस एंगल P/2, सही है ना। और ये आपको दिया हुआ है कितना, 69 डिग्री, सही है। तो यहां से एंगल P/2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 69, 21 डिग्री।
तो एंगल पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो कितना हो गया 42 डिग्री, है ना। सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही था, सिंपल था, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट था इसका ना। ज्योमेट्री में जो है कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिगर नहीं दिया होता है तो कंस्ट्रक्शन एक बार आप अच्छे से कर लेते हो तो प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, बट अगर कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो गया तो प्रश्न आप समझ नहीं पाओगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ यूथ इन लैक्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, है ना। एम्प्लॉयड विथ जो नौकरी करते हैं वो कितने हैं, 5 स्टेट्स का डाटा अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, है ना। 5 स्टेट का डाटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स ए एंड ई टेकन टुगेदर। ठीक है ना, नियोजित युवाओं जो नौकरी करने वाले युवा हैं उनकी ए और ई स्टेट में, ए और ई राज्य में उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है ना, सिंपल प्रश्न है। तो ए में एम्प्लॉयड यूथ का 10.5 परसेंटेज है, और पॉपुलेशन है, परसेंटेज पूछ रहा है आपको, और पॉपुलेशन लाख में दिया हुआ है, तो 10.5 लाख जो है आपकी स्टेट ए में पॉपुलेशन है। ठीक है ना, और आपसे किसका किसका पूछ रहा है, ए और ई का पूछ रहा है ना, ए और ई का पूछ रहा है, सही है ना। तो ए में एम्प्लॉयड यूथ नौकरी करने वाले युवाओं की जो जनसंख्या है वो 10 साढ़े 10 लाख है ना। और ई में 8 लाख है, तो इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ यूथ, टोटल जो युवा थे इन दोनों राज्यों में वो कितने हैं, तो ए में 12 लाख हैं और ई में 9 लाख है ना। ए में जो है 12 लाख हैं और ई में जो है 9 लाख हैं। ठीक है ना, ये 12 लाख हैं और ये 9 लाख हैं। ठीक है ना, और जो एम्प्लॉयड हैं वो 10.5 हैं और इधर 8 था, सही ना। अब जो है तो एम्प्लॉयड यूथ का परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 18.5 और ये आपका 21 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए इसके लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट्स ए एंड, ठीक है ये तो हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। ये जो है एक ट्रायंगल है और बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो बी पे है ना। बी पे 90 डिग्री बना रहा है, और आपको दिया हुआ है ए बी जो है, ए बी जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है ना, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अगर बी सी को आप x लोगे तो ए सी कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। बी सी अगर x तो ये x प्लस 1, पक्की बात है। ठीक है ना, अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए। कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए एक तो तरीका है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 एक्स स्क्वायर ना। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकाल ली जाए। लेकिन अब फास्ट स्मार्ट अप्रोच क्या होगा इसका, स्मार्ट अप्रोच ये होगा कि आपको ट्रिपलेट इस पे सोचना पड़ेगा कि एक तो 7 दिया हुआ है और बाकी जो कर्ण और आधार हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 का है। तो अगर आप ट्रिपलेट आपको माइंड में सेट है तो आप बिल्कुल यहाँ से जज कर सकते हो कि 7, 24 और 25 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25। तो अगर x जो है आपका 24 होगा तो ये जो है 25 हो जाएगा और ये ट्रिपलेट बनाता है। और यहाँ से अगर आपको निकालने को बोला था साइन सी, तो साइन सी परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, तो 7/25 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है ना। तो
तो ये स्मार्ट अप्रोच था अगर ट्रिपलेट याद है, और एग्जाम में आपके डायरेक्ट ट्रिपलेट पे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिपलेट सारे माइंड में आप सेट कर लोगे एक बार। ये इससे भी आप निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा आपका टाइम किल हो जाएगा, और टाइम जो है अपने कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √5 साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा पूछ रहा है। तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा जो है आपका √5, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। सही है। अब क्या करेंगे, यहां से आपको निकालना है कॉट थीटा ना, यहां से साइन थीटा इक्वल टू √5 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। सही है ना, माइनस कॉस थीटा, यहां से आप कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो √5 माइनस 1। ठीक है, तो अब कॉस थीटा इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा √5 माइनस 1 आ गया। तो कॉट थीटा कितना, कॉट थीटा आपका 1/√5 माइनस 1। ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर √5 प्लस 1 से और नीचे भी √5 प्लस 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4, तो कितना हो जाएगा, √5 प्लस 1/4। अब देखिए मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी। पहले बच्चे के पास 2 टॉफी है, दूसरे बच्चे के पास 4 टॉफी है, तीसरे के पास 6 टॉफी है, एंड सो ऑन। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, टोटल स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं, 25, देन द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर डिविजिबल बाई। प्योर एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए पहले बच्चे के पास 2 टॉफी है, दूसरे बच्चे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, ऐसे ही करके टोटल कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। मतलब हमारे कितने पद हो गए, कितने टर्म्स हो गए, अगर एपी लगाने जा रहे हैं तो 25 टर्म्स हो गए, है ना। इसको अपने को जोड़ देना है और फिर देखना है कि जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल हो रहा है। सही है ना। तो देखिए ए आपका 2 हो गया, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो सम ऑफ एन टर्म्स 25, ये बच्चे जो हैं उनके पास कितनी टॉफी है ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2, तो n की जगह आप क्या लिखोगे, 25/2, 25/2, 2a, तो 2a मतलब 2 2 जा 4, प्लस n-1, n-1 मतलब 24 इंटू डी। सही है। तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है, 25/2 और 4 प्लस 48, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 52, 52, ये आपका 26, तो ये 25 इंटू 26 आ गया। अब पूछ रहा है कि बताइए किससे किससे डिविजिबल है। 25 इंटू 26 हमारा आंसर आया है ना, 25 इंटू 26, मतलब क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों के पास इतनी टॉफी है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है ये निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में। तो 5 से तो डिविजिबल है ही है, और ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2, 13 और 2 दो फैक्टर इसके, तो 5 13, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो सिंपल इसमें एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमें फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ टॉफी निकालना था, फिर देखना था किससे डिविजिबल है। सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आयतन कितना है अर्धगोले का। तो सिंपल है ना, अर्धगोला है ये आपका, इसका आपको क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14
सेंटीमीटर, और वॉल्यूम आप जानते हो आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लोगे, आर क्यूब मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर सही है। सिंपल प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, देखते हैं क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। अब प्रश्न आगे बोलता है कि O इज ए पॉइंट ऑन, O इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट BO इक्वल टू, सच दैट एक पॉइंट है O, सच दैट BO इक्वल टू OC, मतलब ये जो है बराबर है दोनों, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, BO इक्वल टू OC। ठीक है, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। OD जो है ये AB है, एक लाइन सेगमेंट OD है जो कि परपेंडिकुलर है, तो ये जो है आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। आगे क्या बोल रहा है, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ओ ई जो है ए सी पे लंब है, तो लंब ड्रॉ कर लेंगे ये, ठीक है। अब एंगल बी ओ डी 60 डिग्री दिया हुआ है, बी ओ डी, ये देखिए डी है, और ये आपका कितना था ओ ई, ये ई है, ठीक है ना। तो आपको दिया हुआ है बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी आपको दिया हुआ है, आ, ये चीज दी हुई है कितनी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ए ओ ई पूछ रहा है, ए ओ ई, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ये एंगल आपसे, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, सही ना, एंगल ए ओ ई। तो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखते हैं। देखो क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, मतलब ये दोनों साइड, ये दोनों साइड बराबर दी हुई थी। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप जानते हो कि अगर दो साइड बराबर हैं तो इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अगर दो साइड बराबर होती हैं किसी त्रिभुज में तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी सी और ए सी बी बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। और ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री, ये 60 है, और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पक्की बात है, तो ये जो है 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी जो है 30 डिग्री है, ठीक है। अपने को निकालना है ये, फोकस कीजिए। अब देखो ये जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो ऐसे एस से, ऐसे एस क्राइटेरिया से, कसौटी से, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्रायंगल ये है आपका ओ, तो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा ट्रायंगल। बिल्कुल चीर फाड़ कर रहे हैं इस प्रश्न की, है ना, अच्छे से समझ लेंगे। और बाकी प्रश्न तो बिल्कुल मिनटों में हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए सी ओ ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब जो है, देखिए ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर, और ये पूरा जो है 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका, ये पूरा, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है ना। और ये, और 90 30 ये चीज कितनी है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री। यहां से देख सकते हैं, या यहां से भी देख सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है
और ये 30 डिग्री है तो 60, ये वाला कितना 120, और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 30, तो 60 30, तो ये देखो अपने आप 90 आ जा रहा है, और ये अपने को निकालना था, देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये अगर 60 है 90 है तो ये 30, किसी भी एंगल से आप निकाल सकते हैं, तो इसका 30 जो है 30 डिग्री आंसर आएगा। सही है, उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10 3, 1 + 10 3 और 1 + 10 2, है ना? ठीक है, 1 + 10 20 और 1 प्लस ये जो दिया हुआ है 1 + 10 डिग्री 10 डिग्री, 1 + 10 21 डिग्री, उसके बाद फिर से 1 + 10 35 डिग्री, 1 + 10 24 डिग्री -6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। तो देखो 1 + 10 23 डिग्री, 1 + 10 22, 10 और 10 जो है 22, 22 यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है ना, ओरिजिनल प्रश्न में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, इस पे फोकस कर लेंगे, है ना? ये यहाँ पे इनटू नहीं है, प्लस है, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप जानते हो कि 1 + 10 थीटा जो है ना, 10 ए, 1 + 10 ए और 1 + 10 बी, 10 बी इक्वल टू क्या होता है 2, अगर a + b जो है a + b 45 डिग्री होगा, है ना? इस रिजल्ट को आप बिल्कुल याद रख लोगे, अगर ये रिजल्ट ध्यान है तो बिल्कुल प्रश्न उड़ जाएगा, है ना? तो देखो क्या है, अब ये जो है आपका 1 + 10 20, देखो 23 और 22 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो अगर तो 1 + 10 ए, 1 + 10 बी और a + b का 45 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सही है ना? देखो इस बार लिख लेते हैं प्रश्न को ना, 1 + 10 23 डिग्री और ये हो जाएगा 1 + 10 22 डिग्री, है ना? ये है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। उसके बाद जो है 1 + 10 डिग्री और ये जो है इंटू इंटू 1 + 10 21 डिग्री, 1 + 10 21 डिग्री है। ठीक है, फिर आगे जो है 1 + 10 35 है, 10 35 डिग्री है। फिर उसके बाद 1 + 10 24 डिग्री है। सही है ना? यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आपकी 2 हो गई, और प्लस अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ सेट करो आपका, ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये 21 है और ये 24 है, दोनों मिलके 45 डिग्री बना देंगे, तो वैल्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये 10 है और ये 35 है, दोनों मिलके 45 डिग्री, तो 2 बार 2 आ जाएगा, तो 2 × 2। सही है, और यहाँ पे -6 है लास्ट में ना, -6, तो ये चीज जो है -6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 + 4 -6। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा 6 - 6 0। तो आंसर जो है आपका बी ऑप्शन जो है अपना सही ऑप्शन है। इसमें मेन आपको फोकस करना है इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अगर रिजल्ट आपको ध्यान है तो बिल्कुल इस टाइप के प्रश्नों में आप बस 45 डिग्री ढूंढेंगे कि किन दो एंगल्स का 45 है, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट आफ्टर सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50%? एक सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% का, ठीक है ना, 50% का सिंगल डिस्काउंट है, और एंड दी टू सक्सेसिव, दो क्रमागत छूट का
दो क्रमागत छूट कितनी है? 25% और 25%, ठीक है ना। तो आप क्रमागत अगर छूट है तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाता है? 25 प्लस 25 माइनस 625 अपॉन 100, तो 6.25, सही है ना। तो ये जो है देखो 50 माइनस 6.25, ठीक है। अब बोल रहा है तो इनका जो डिफरेंस है बीइंग गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 3000 की आप शॉपिंग करते हो, ठीक है ना। 3000 की शॉपिंग करते हो तो इस अगर मान लो 50% की छूट मिलती है तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, एक सेलिंग प्राइस होगी आपकी, एक आपकी आपको एक दाम देना पड़ेगा उसका। और अगर इसका डिस्काउंट मिलता है आपको, आपकी एक एसपी होगी, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6.25%, ठीक है ना। भाई 50 है, ये 50 माइनस 6.2 है, तो इतना परसेंट का डिस्काउंट है। और किस पे? 3000 पे ना। 3000 पे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6.25 अपॉन 100 इंटू 3000, ठीक है। और ये जो है 3 5 जा 15, 1 कैरीज, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, और ये 187.5। सिंपल था, ठीक है ना। बस सक्सेसिव आपको लगा देना था, वहां से डिफरेंस आता और फिर एमपी का ये जो है आपका मार्क प्राइस है 3000 पे, कितना डिस्काउंट निकाल लो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ट्रेन और कार के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है आपको 18 रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन रेशियो स्पीड ऑफ कार, कितना दिया हुआ है? 18 रेशियो 24, ठीक है। आगे प्रश्न बोलता है कि ए बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक बस है जो 480 किलोमीटर 12 घंटे में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बस कितनी आ जाएगी? स्पीड ऑफ बस 480 और ये 12, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बस की चाल है, ठीक है। आगे प्रश्न बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बस इज 5/9 द स्पीड ऑफ द ट्रेन, 5/9 स्पीड ऑफ जो बस है ना, वो बोल रहा है कि 5/9 है, 5/9 गुना किसके? ट्रेन की स्पीड के, ट्रेन की स्पीड के, ठीक है ना, ST। और बस की स्पीड आपको पता है 40 है, और यहां से अगर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो इंटू 9 करेंगे अपॉन 5 करेंगे, ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, तो ट्रेन की स्पीड आपकी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, सही है ना। तो हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 2 आवर्स, बोल रहा है कि कार 2 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो 2 घंटे में दूरी पूछ रहा है, तो कार की स्पीड आप निकाल लोगे और दूरी अपने आप आ जाएगी, फॉर्मूला लगा लोगे। तो देखो कार की स्पीड कैसे आएगी, देखो पहले आपको बस की स्पीड निकल गई, बस से ट्रेन की स्पीड निकल गई, अब और ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो ये जो है आपका, ये आपको 18 जो है 72 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट कितने किलोमीटर पर आवर को? 18 4 जा 72 है ना। तो 24 जो है 24 यूनिट, 24 4 जा 96 किलोमीटर पर आवर जो है किसकी स्पीड हो जाएगी? कार की, सही ना। ठीक है, तो अब कार की जो है आपसे, कार की 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस जो है आपका 96 स्पीड इंटू टाइम, तो ये 9 2 जा 18, 192 किलोमीटर जो है 2 घंटे में कार चलेगी। 192, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है, सिंपल था। सिर्फ जो है लैंग्वेज पे फोकस करना था, ठीक है ना। अब इस पे देखो बोर्ड मास का प्रश्न है, अच्छे से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। सावधानी इसमें हटी तो आपकी दुर्घटना घटी, एकदम बिल्कुल सावधानी से, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो क्या है? 4 2 जा 8, 9, तो 9/4, ठीक है। 9/4 और प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 12/4, 3 जो है 4 3 जा 12, तो इसका 3 आंसर आ गया। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आप जो है इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 2 4 जा 8, 9/2,
9/2 और -3, तो 2 3 या 6, 3/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3/2 आ गई। अब जो है अ, अब जो है इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 2 6, 7/3 है, तो 7/3 और डिवाइड लगा हुआ है तो इंटू लगा देंगे, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो ये 7 2 14 और बाई 9 हो गया। सही है ना? तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 14/9। ठीक है, तो ये 9 4 36 और 5 41/4, 41/4 और डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा 9/14, 14/9, 9/14 हो जाएगा। ठीक है, कट्टम कुट्टम कुछ खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसर भी डिनोमिनेटर में जो है, हर में जो है 56 आ रहा है, तो हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। 14 4 56, 9 1 9 और 9 4 36। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही था, सिंपल था, बस फोकस चाहिए होता है बोर्ड मास के क्वेश्चन में, है ना? थोड़ा सा फोकस हट जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा और फिर आप परेशान होते रह जाओगे। दोबारा भी इसको चेक करना गड़बड़ जो आपको फिर से क्रॉस चेक करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर फोकस करके पहले राउंड में ही आंसर आ गया तो सही, वरना फिर परेशान कर देता है ना? तो इस पे इस टाइप के प्रश्न पे एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द सिंपल इंटरेस्ट occurred on a certain sum in 2 years at a rate of 25% per annum is 1000 rupees। बोल रहा है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, आपको प्रिंसिपल जो है 1000 है। प्रिंसिपल जो है आपका 1000 है, 1000 रुपीज है। टाइम जो है आपका 2 साल दिया हुआ है। रेट जो है आपका 25% दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल? सेम प्रिंसिपल का मतलब है 1000 रुपए पे ही, एट द रेट ऑफ 20% इन 2 years। ठीक है, ओ सॉरी, ये जो है आपको ये चीज जो है आपको प्रिंसिपल नहीं दी है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, एसआई दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट जो है द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सर्टेन सम नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, तो यहां से आप प्रिंसिपल निकालोगे। यहां से प्रिंसिपल निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पे 2 साल का निकाल लिया जाएगा, कितना है ना? तो प्रिंसिपल कैसे आएगा? सिंपल है, 1000 आपका एसआई है, पी पता नहीं है, और टाइम जो है 2 साल है, पर रेट जो है 25 है अपॉन 100। सही है ना? तो ये 25 दूनी 50 और 52 जा 100 और इधर आएगा तो 2000, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। सही है ना? 2000 रुपये आ गया। तो अब जो है प्रिंसिपल 2000, रेट जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं, बिल्कुल इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 25% है, 25 2 जा 50, तो इस पे जो है आपका डायरेक्ट जो है आप ये ऐसे कर सकते थे कि आपको प्रिंसिपल निकालना था तो एसआई जो है 1000 रुपीज है, और 25 2 जा 50, इफेक्टिव जो है 2 साल का इंटरेस्ट जो है 50 है, तो 1000 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितना? सही ना? डायरेक्ट 52 जा 100, 2000 यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता है। सही है, जैसे आपकी मर्जी है वैसे प्रिंसिपल आपका 2000 आ जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल पे आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और रेट दिया हुआ है 20% और 2 साल के लिए टाइम जो है 2 साल। ठीक है ना, 2 ईयर। तो कैसे करोगे? एक तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हो कि 20% कितना होता है 1/5, तो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल भी 5 से 6, तो ये 25 जो है 36 हो जाएगा 2 साल में, और आपको 25 जो है 2000 दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, तो ये जो है 25 80 टाइम्स होगा, तो ये भी आप 80 टाइम्स करोगे तो 8 सी जा 48, 4 कैरी, 8 थ्री जा 24, 28 2880 आपका अमाउंट आ जाएगा। और डायरेक्ट आपको अमाउंट निकालना नहीं है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट कर सकते थे आप, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। 25 और 36 में कितना डिफरेंस है?
11 का ना, 25 और 26 में 11 का डिफरेंस है, तो अगर 1 यूनिट 80 तो 11 यूनिट कितना, 880। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इससे कर सकते थे, या आप डायरेक्ट इफेक्टिव जो है सक्सेसिव लगा देते, 20 + 20 और प्लस 400 डिवाइडेड बाय 100 4 आ जाएगा, तो 44% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, किसका, आप 2000 का, है ना। तो ये जो है कट जाएंगे और 880 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, दोनों कॉन्सेप्ट छोटा छोटा पूछ लिया आपको, एसआई का भी और सीआई का भी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। The average marks scored by F1 and F2 is 40. 40 more than the average marks scored by F2 and F3. प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर ये F1 और F2 इन दोनों का जो औसत है, एवरेज है, वो 40 ज्यादा है, किससे, किसके एवरेज से, F2 और F3 के एवरेज से, है ना, F2 और F3 के एवरेज से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय F3 इज 90, देन व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय F1। F3 का आपको मार्क्स दिया हुआ है, F1 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये 2 से ये इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये चीज हो जाएगी आपकी 80 और प्लस F2 और F3 आपको दिया हुआ है 90। ठीक है ना, और ये बाई 2 है, और इधर F1 प्लस F2 और बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, F2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से F1 आपका आ गया 170। तो सिंपल है ना, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही था, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है ना, अ कार स्टार्ट्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरुआत करती है, एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर। हर घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वो इंक्रीज कर लेती है, बढ़ा लेती है। अनदर कार, एक और कार है, हैज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है जो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। इन हाउ मच टाइम विल बोथ द कार्स कवर एन इक्वल डिस्टेंस। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में दोनों कार बराबर दूरी तय करेंगी। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रश्न को, मान लेते हैं कि आपका टी आवर में दोनों बराबर दूरी तय करेंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, पहली कार का तो देखो, दूसरी कार जो है, ये वाली कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर टी आवर में दूरी देखी जाए तो कितनी आएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 40 और टाइम तो 42 टी दूरी चलेगी। अब इस वाले को भी हमें निकालना पड़ेगा कि इतनी दूरी कितने टाइम में चलती है ना। तो देखो कैसे होगा, पहली वाली कार क्या कर रही है, पहले पहले घंटे में 30, ठीक है ना, पहले घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5 बढ़ा लेगी 35 किलोमीटर, तीसरे घंटे में फिर 5 बढ़ा लेगी 40। ठीक है ना, तो टी आवर में हमें निकालना है कितनी दूरी तय की, और इतनी ही दूरी 40 टी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि बराबर दूरी कितने समय में तय करेंगी, है ना। तो अब क्या लगा दोगे, एपी। ठीक है ना, तो इसमें आपका अब एपी लगाएंगे तो देखो ए कितना हो गया, 30 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5, और एन, एन मतलब टी। ठीक है ना, टी आवर्स तक हमें देखना है। ठीक है ना, तो अब देखो एपी का फॉर्मूला, सम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, सारी डिस्टेंस आप जोड़ोगे ये 40 टी के बराबर आनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो n जो है आपका t/2 और 2a का मतलब 60 प्लस n-1, n तो t है तो t-1 और d कितना है, 5। सही है, ये जो है आपका 40 t के बराबर है।
यहां से आप जो है टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ये 5 8 जा 40 और ये 2 8 जा 16, तो 60 प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 16, ठीक है ना। n-1 डी, ठीक है, ओके। अपने को इसमें ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, तो ठीक है। और ये जो है ये अच्छा, ये काट नहीं सकते आप 5, है ना, ठीक है ना। ये हम लोग का 60 प्लस टी माइनस 1, ये ब्रैकेट जो है ना, ये फुल ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से t और t कैंसिल आउट किए, इधर जाएगा तो 80 और 60 उधर जाएगा तो 20, तो t माइनस 5 और t-1 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 80, 80 माइनस 60 20, और ये 5 4 जा 20, तो t इक्वल टू कितना आ गया 5, 4 + 1 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद जो है 5 घंटे में बराबर दूरी तय करेंगी। क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसको ऐसे भी आप अगर वर्बली देखना चाहो, क्योंकि डाटा छोटा है, अगर डाटा बड़ा होता, मान लो टी 15 घंटे आ रहा होता, फिर मुश्किल हो जाता, लेकिन 5 ही घंटे में देखो ऐसे भी कर सकते थे कि आप देखो क्या है, 40 का मल्टीपुल होना चाहिए, जो भी दूसरी कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल है, तो 40 गुणे टी, तो जो भी होगा, जो भी दूरी आएगी वो 40 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे, 30 प्लस 35, ठीक है ना, प्लस 35 65 हो गया, प्लस 40 105 हो गया, प्लस 45 150 हो गया, प्लस 50 200 हो गया, और 200 जो है 40 का मल्टीपल होता है, तो आप 5 घंटे में, हर घंटे वो स्पीड बढ़ा रही थी, तो 5 घंटे में जो है 200 किलोमीटर चल लेगी, और ये भी जो है 200 किलोमीटर जो है 5 घंटे में चल लेगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, और ये जनरल मेथड है, आपको कोई भी प्रश्न इससे डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज, एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 36 if z is subtracted from each of these 30 numbers, if z is subtracted, ठीक है, then the average becomes 28। क्या बोल रहा है कि 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं, ठीक है ना, जिनका औसत जो है 36 है, ठीक है, 36 है। तो देखो एवरेज क्या होता है, थोड़ा सा उसकी बेसिक मीनिंग समझो। एवरेज मतलब अगर 36 जो है 36 एवरेज है, या मान लो 36 रुपए हैं, 30 लोग हैं मान लो, और सबके पास अगर 36 एवरेज बता रहा है, पैसे में अगर देखा जाए तो सबके पास 36 रुपए हैं, लेकिन एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि 36 रुपए सच में सबके पास थे, किसी के पास ज्यादा रहा होगा, किसी के पास कम रहा होगा, ज्यादा वाला कम वाले को दिया होगा और कम वाला ज्यादा वाले से लिया होगा, और फिर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो इसी को हम लोग एवरेज कहेंगे, कि एवरेज मतलब सबके पास 36 रुपए है, ये मान लिया जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि इफ जेड इज सब्ट्रैक्ट, कोई नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ईच ऑफ, सब में से जो भी 30 है, 30 के 30 लोगों से आपका कुछ जो है नंबर, कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, कुछ अमाउंट ले लिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर जेड एक वैल्यू है, देन द एवरेज बिकम्स 28। एवरेज 28 का मतलब होता है कि अब सारे 30 लोगों के पास अब 28 रुपए है ना, 28 रुपए हैं, तो हर एक बंदे से कितना पैसे ले लिए गए हैं, 36 से 28 आ गया, मतलब 8 8 रुपए सबसे ले लिए गए हैं, सिंपल है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, यही बताना था, तो 8 रुपए, सही है। बिल्कुल आपको बेसिक जो है एवरेज का औसत का आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो पॉइंट क्लियर हो गया। 36 एवरेज था 30 लोगों का, मतलब सबके पास मान लो 36 रुपए हैं, और उसमें से सब में से कुछ रुपए ले लिए गए, और एवरेज 28 हो गया, मतलब सबसे आप 8 8 रुपए ले लिए, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली 35 एंड 840, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8, ठीक है, देन द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स क्या है, मतलब आपको दो नंबर्स का
दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:8, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है स्मॉलर नंबर बताइए। तो अब जो देखो 3x अगर मान लेते हैं, इसको इसको 8x मान लेते हैं, तो आप बताओ अब इन दोनों 3x और 8x का एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर x होगा, और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 35। तो छोटा नंबर कितना हो जाएगा, 3 × 35, ये 35 105। तो सिंपल है ना। सिर्फ आपको एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था इस प्रश्न के थ्रू। सही है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कप इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। कोई कप है जिसका मार्क प्राइस जो है ना सीपी और एसपी, एसपी, तो मार्क प्राइस जो है 20% ज्यादा है क्रय मूल्य के, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य के 20% ज्यादा है। 20% का मतलब है कि आपका 1/5। तो अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य आप सॉरी सेलिंग प्राइस कौन लिख दिया यहाँ पे, एमपी, है ना। अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 6। पक्की बात है ना। क्रय मूल्य से सीपी से एमपी 20% ज्यादा है, तो अगर सीपी 5 है तो ये 6 हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट गिवन व्हाइल सेलिंग द कप। अधिकतम जो है छूट कितनी दी जा सकती है जब कप को बेचा जा रहा है, सो दैट देर इज नो लॉस इंकर्ड, कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है। तो अगर लॉस नहीं हो रहा है, अगर लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य होगा, वही सेलिंग प्राइस होगी। पक्की बात है ना, ठीक है। तो अब कितना डिस्काउंट, तो एक डिस्काउंट किस पे, 6 पे। तो आप जानते हो तो 100 पे कितना, यही पूछ रहा है। तो 1/6 का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। 1/6 का 16.67%, सही है, सिंपल था। आपको सीपी 20% जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ था, सीपी से एमपी एक्स्ट्रा था। अब उसके बाद पूछ रहा था कि कितना सेलिंग प्राइस, कितने में उस सामान को बेचा जाए कि कोई छूट ना हो। तो आप जानते हो कि अगर जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य होगा। यहाँ आपका डिस्काउंट 1 हो जाएगा, किस पे, 6 पे, 16.67%। सिंपल है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। A loan of 8,925 is to be paid back in 2 equal half yearly installments, है ना, half yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half yearly? छमाही संयोजित है आपका रेट, है ना, एट 8% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, आपका छमाही संयोजित है। और आपसे 2 इक्वल हाफ ईयरली, हर एक 6 महीने पे बराबर जो है इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो, किस्त दे रहा है, उसी वही किस्त आपसे पूछ रहा है कि कितनी किस्त होगी। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है ना। और लोन लिया है, ये लोन ऑफ, हाँ लोन लिया है आपका 8925, 8,925 का, ठीक है। तो आप समझो, आपको अगर 8% दिया हुआ है ईयरली रेट, हाफ ईयरली अगर निकालोगे तो बाई 2 कर दोगे, 4%, ठीक है। 4% का मतलब है अगर रेशियो में 1/25, ठीक है। तो अगर कोई अमाउंट 25 था तो वो एक साल में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अमाउंट 625 था तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में 676 हो जाएगा ना, 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि आपको बराबर किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है 2 हाफ ईयर तक, है ना। तो बराबर किस्त का मतलब है कि आपको किस्त बराबर करनी है, तो इसमें ये 676 है तो इसमें भी 26 से इंटू करना है, और इसमें भी 26 से इंटू करोगे। अब जो है आपकी किस्त बराबर हो गई। तो देखते हैं कि टोटल कितने कितने पे आपने लोन लिया था, है ना, जो बराबर किस्त लौटाया है। तो इसमें आप इंटू करोगे तो ये जो है 625 और 25, 650 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 625 है, ये जो है टोटल कितना हो जाएगा, 1225। तो 1225 रुपए जो है आपने लोन लिए थे। एक्चुअल में कितना है, 8925, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1225 को। तो
किस्त पूछ रहा है ना, कि बराबर जो किस्त दी जा रही है, जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, तो इंस्टॉलमेंट बराबर कितना 676। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेशन भी स्मार्टली करेंगे। आप देखो ये 1225 है तो कुछ 89, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, कुछ 7 टाइम्स की फीलिंग आ रही है। अब यहां से चेक कर लो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये 7 5 है ना, यहाँ से गड़बड़ हो गया, इसलिए तो फीलिंग नहीं आ रही थी, है ना। ये जो है आपका 1 1 2 7 5 है ना, 7 5, तो यहाँ पे 7 है, आपका 7 है, तो वही 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 1 कैरी, 7 जा 7 8, तो ये आपका 12 टाइम्स 7 टाइम्स जो है चला जाएगा। और यहाँ से 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 53, 5 कैरी, 7 3 जा 42 और 5 47, 4 7 3 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन आंसर। एंड ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, सिंपल था। पहले साल 25 से 26 और 2 साल में, पहले साल में जो भी पैसा है उसका 26 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा, और 625 रुपये पे 2 साल में 676 रुपये लौटाने पड़ेंगे। किस्त बराबर की जाएगी, फिर देखी जाएगी कितना लोन आ रहा है, इस लोन को एक्चुअल लोन से कंपेयर कराएंगे और फिर 676 की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर सही है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, एसएससी का है ना, कई बार पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट्स लेट, 25 मिनट्स लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर, अगले दिन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है ताकि लेट ना हो, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट से लेट हो जाता है। हाउ फार इज कॉलेज फ्रॉम हिज होम, उसका कॉलेज उसके घर से कितने दूर पे है। कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, S1 S2, अगर दो स्पीड है और इन इन दोनों स्पीड का डिफरेंस है और दोनों स्पीड से चली गई जो दूरी है, जो टाइम है, उसका डिफरेंस डेल टी, ये टाइम का डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, अगर दो स्पीड है आपको, है ना। अब प्रश्न में बोल रहा है कि आ, आपका पहली स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और उसके बाद कितनी स्पीड बढ़ा लेता है, ध्यान देंगे, है ना। इंक्रीजेज ही स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर हो जाता, सॉरी 50 किलोमीटर हो गया ना। अगर वो 10 किलोमीटर बढ़ा लिया तो दूसरे दिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 का। अब इस पे फोकस नहीं करना है कि 40 माइनस 50 माइनस आएगा, सिर्फ डिफरेंस है ना, तो 10 हो गया। अब जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था तो 25 मिनट लिया, लेट हुआ था, और जब 50 किलोमीटर की चाल से गया तो 10 मिनट अभी भी लेट है, तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और मिनट है और आपको दूरी ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, बाई 60 कर देंगे। अब कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं, ये 2 जीरो जो है कट गए, और ये जो है आपका 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 2 जा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तभी तो लेट हो जा रहा है, इतने दूर वो जा रहा है अपने कॉलेज। ठीक है, तो 50 किलोमीटर आपका सही, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। The following pie chart shows the percentage population of different states in the year 2021। ये जो चार्ट है आपका परसेंटेज बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, है ना, जैसे एस स्टेट है तो 13%, एम में 12%, इसी तरह दिखा रहा है। और टोटल पॉपुलेशन बता रहा है कि इतनी है ना, 48 लाख और 79,000 पॉपुलेशन है, 48,79,000 पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है ना, जितने भी स्टेट्स दिए हुए हैं ये, ठीक है। अब जो है आगे आगे जो है द फॉलोइंग टेबल, एक और टेबल दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशियो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का सेक्स वाइज दिया हुआ है, मतलब मेल कितनी और फीमेल कितना, उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्टेट्स हैं। अब आपको बताना क्या है, ठीक है,
बताना ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट पी, इन स्टेट पी में फीमेल्स का और टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट एस, ठीक है ना, ये रेशियो बताना है फीमेल्स का, ठीक है। स्टेट पी में स्टेट एस में फीमेल्स का रेशियो क्या है ये आपको बताना है प्रश्न में, ठीक है। अब आ जाते हैं ओरिजिनल प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न क्या, देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट पी टू एस। तो देखो मान लेते हैं ना, देखो ओरिजिनल डाटा की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंततः रेशियो निकालना है, और जब भी आपको रेशियो या परसेंटेज निकालना होता है एग्जैक्ट पॉपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग जो है हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपका 100 जो है टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है ना, टोटल सारे शहर मिला के इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब जो है बात हो रही है पी और एस की, पी और एस की, पी और एस, तो ठीक है। अब पी जो है 6% पॉपुलेशन है, मतलब 100 का 6% स्टेट पी की पॉपुलेशन है। मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन सारे स्टेट मिला के 100 है तो स्टेट पी राज्य की पॉपुलेशन 6 है, ठीक है। और एस की 13% दिया हुआ है तो 13 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है इन दोनों में ना, मेल और फीमेल। तो देखो रेशियो क्या दिया हुआ है, स्टेट पी में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 4:5, ठीक है ना, 4:5। और स्टेट एस में भी 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और अब आपसे जो है ये पूछ रहा है फीमेल का पी में और फीमेल का एस में। तो देखिए अगर पी में निकालते हो आप तो क्या निकालोगे, पी और एस। पी में निकालते हो तो 5/9, 5/9 इंटू 6, और इसमें इसमें भी 5/9 रेशियो सेम है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। और पॉपुलेशन कितनी थी, 13, सही ना। तो देखो इसका कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट 6:13 जो परसेंटेज पॉपुलेशन का था वही आ गया। बस आपको प्रश्न समझना था अच्छे से, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं था। हाँ अगर आप एग्जैक्ट पॉपुलेशन लेके कैलकुलेट करने लगते हो फिर तो करते रहो इसी को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है अपना। तो अपना प्रश्न जो है बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ द थ्री साइड्स आर, कोई ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं, ए 5 है, बी 7 दिया हुआ है, सी 3 दिया हुआ है। तो ये है आपका मान लो ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये साइड की लेंथ बी सी की ए है, इसकी स्मॉल बी है, इसकी स्मॉल सी है, ठीक है। आपको एंगल बी पूछ रहा है, तो यहां से आप कोसाइन फार्मूला जानते हो कि कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली जो साइड होती है बी स्क्वायर अपॉन 2ac, सही ना। डायरेक्ट आपसे कोसाइन फार्मूला पूछा हुआ है। अब जो है अब जो है इस पे वैल्यू रख देंगे। तो ए कित देखो, तो अपने को प्रश्न में जो है क्या दिया हुआ है, ए जो है मान लेते हैं 3 भुजाएं दी हैं, ए 5 दिया हुआ है और बी 7 दिया हुआ है और सी जो है आपका 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर में ना। तो अब ए 5 तो 5 स्क्वायर मतलब 25, सी स्क्वायर मतलब 9 और बी स्क्वायर मतलब 49, सही है ना। अपॉन 2ac, तो 2ac मतलब 5 3 15 इंटू 2 30 हो गया, ठीक है। ये कितना आएगा, 25 प्लस 9 कितना हो गया, 36, ठीक है ना। 25 प्लस 34 और माइनस करोगे तो -15, -15 अपॉन 30, तो ये हो गया -1/2, ठीक है ना, -1/2। तो देखो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस बी की वैल्यू आ गई आपकी -1/2।
ठीक है, और -1/2 किस वैल्यू पे आता है? cos 120 डिग्री, ठीक है ना, cos 120 डिग्री पे आता है, cos 90 + 30, ठीक है ना, और ये हो जाता है -sin 30 -sin 30, है ना, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, -sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2, तो 120 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। अगले और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है? इन ए क्लास देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स। किसी कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज, लड़कों का जो गणित में औसत है वो 89 है, 89 है। वेयर एज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स, लड़कियों का औसत कितना है? 91 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास इन मैथ्स? तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी और डेविएशन मेथड से भी। तो सबसे पहले डेविएशन मेथड से देख लेते हैं। तो लड़कों का जो है ना, लड़कों का, और जी फॉर गर्ल्स, लड़कियों का, तो लड़कों का औसत जो है आपका 89 है, 89 है, और हैं कितने? 29, है ना, 29 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है? 21 है। इनका औसत कितना है? लड़कों का 89 है, और लड़कियां जो हैं बढ़िया परफॉर्मेंस दी हैं, 91। एवरेज अगर निकालना है डेविएशन से तो कैसे करोगे? मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एवरेज जो है 89 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 89 ही एवरेज मान लो, तो ये 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका डेविएशन कितना है? +2 का है ना, +2 का डेविएशन है किस पे? 21 पे। और टोटल कितना है? 29 + 21 50। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 42 है अपॉन 50, तो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, ठीक है ना, ये 0.84 हो जाएगा ना, 0.84 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया? 89.84, ठीक है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं। कैसे? आप जो है यहाँ पे आ, ये जो है 89 जो है आपका लड़कों का, 91 जो है इसका, रेशियो जो है 29 21, ये चीज़ निकालनी है, तो ये डिफरेंस आपका 2 है, तो 2 को आप 29 और 21 में बांटोगे और फिर इसको कैलकुलेट करोगे। इससे बेटर मेथड है डायरेक्ट डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। सही है, सिंपल है। तो ये था आपका QIP 983 का डिस्कशन। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, इफेक्टिव मेथड से क्लियर हो गए होंगे। QIP 984 अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।